हो गई। जी मैं ठीक हूं, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? क- कहाँ डर रहा हूं? बस ऐसे ही थोड़ा सा। आप क्या वो बदमाश मर गए? मैंने हिम्मत करके पूछा। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन वो तीनों सड़क के दूसरी ओर दिखाई दिए थे। किसी तरह पानी से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर वो रुके ही नहीं और भाग खड़े हुए। उसने सामान्य स्वर में कहा। यह सुनकर मेरी ग्लानि थोड़ी कम हुई, मेरी जान में जान आई। भगवान का शुक्र है जो वो तीनों बच गए। लेकिन तब तुमने ये किया कैसे? मेरा मतलब, अकेले ही उन तीनों को कैसे? अच्छा, उस बात को लेकर परेशान हो? मैं ब्लैक बेल्ट हूं कराटे में, ऐसी चीजों को बखूबी संभाल सकती हूँ। क्यों इसमें हैरानी क्यों हो रही है? तुम्हें अगर इसका उल्टा होता, मेरा मतलब तुमने उन्हें पीटा होता, तो क्या तब भी हैरानी होती? मतलब तुम्हें क्या लगता है केवल मर्द ही लड़ सकता है? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मान गया तुम्हें। तुम कमाल की हो। तुमने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा। तुमने मौका ही कहा दिया। तुमने भी कौन सा मेरा नाम पूछ लिया? लड़के पहले पूछते हैं ना। ये कहीं का रिवाज है क्या? आप पूछोगी तो जुबान घिस जाएगी क्या? एक पल को शांति छा गई। ये क्या निकल गया मुंह से? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हमारी हंसी छूट गई और फिर हम पागलों की तरह हंसने लगे। तुम्हारा चेहरा तो देखो। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैं हंस रहा था, लेकिन इस बात पर खिसियानी मुस्कुराहट दे दी। हंसते हंसते वह अचानक से रुकी। इस तरह रुकी जैसे कोई बटन दबाकर उसकी हंसी बंद कर दी गई हो। सोनल, मेरा नाम सोनल है। उसके स्वर में वही पुराना ठंडापन लौट आया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप जाती थी। प्रीतम, प्रीतम शुक्ला। मैंने प्रत्युत्तर में मेरा नाम बता दिया। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें बेहोश हुए 1 घंटे से ऊपर बीत चुका है। हमें किसी तरह किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहिए। इस तरह रात भर हम यहाँ भीगते नहीं रह सकते, और वैसे भी तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। लड़की उठ खड़ी हो गई। मैंने भी उठने का प्रयास किया और दर्द से दोहरा होकर वापस बैठ गया। शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। आंखों के नीचे की सूजन इतनी बढ़ गई थी कि आधी आंख ही बंद हो गई थी। हाथ पैरों में तेज दर्द था। कमर में तो ऐसे दुख रहा था मानो कोई नश्तर धंसा दिया गया हो। संदेह 2-3 पसलियां टूट गई होंगी। घुटनों में बेतहाशा दर्द था। हरामखोरों ने लात घूंसों से पूरी तबीयत से बजाया था। सोनल ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। संभल कर उसने कहा। मैं किसी प्रकार उठ खड़ा हो गया। दर्द निरंतर जारी था। सिर भी चकरा रहा था। वह शायद सिर की चोट का असर था। उसने मुझे अपना सहारा देना चाहा, लेकिन मैंने संकोचवश मना कर दिया। है ना, कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं भी। लेकिन यह जरूरी भी था। ना जाने क्यों मुझे अब भी कोई अनजाना डर सता रहा था। ना जाने क्या शंका हुई कि मैंने एक उचटती हुई चोर नजर उसके पैरों पर डाली। मेरे दोनों पैर सीधे हैं। इस तरह चोरी छिपे देखने की जरूरत नहीं है। वह खिलखिलाई। उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं खिसिया कर रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर शर्मिंदा हो गया था, लेकिन तसल्ली भी हो गई कि पैर सीधे हैं। पता नहीं इससे मुझे क्या संतोष मिल गया था। मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि मैं इस लड़की को भूत प्रेत चुड़ैल जैसा कुछ समझ रहा था। मैं इन दकियानूसी बातों को मान भी कैसे सकता था? मैं चुप रहा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैं लड़की को सामान्य मानने को तैयार ही नहीं था। जब से मिला था, उसका व्यवहार काफी अजीब सा था। कभी बात बेबात डांट देती है, कभी उदास रहती है, एकदम से हंसती है और उसी तरह एकदम शांत हो जाती है। कुछ देर पहले ही स्कूटी जाने के सदमे में थी, फिर मुझे ही बिना बात के डपट दिया, फिर शांत, फिर हंसना, फिर चुप रहना। एकदम, कभी एकदम कमजोर तो कभी ऐसी ही ताकतवर
कि 3-3 बदमाशों के जान के लाले पड़ जाए। यार, इतना सब कुछ वह लड़की कुछ ही घंटों में कैसे कर सकती है? ओह, मेरे प्रश्न में ही मेरा उत्तर भी छिपा हुआ था। वह लड़की है, मैं ही मूर्ख हूं जो उसकी क्षमता पर संदेह कर रहा था। जाने अनजाने में ही समस्त लड़की प्रजाति का अपमान करने का अक्षम्य अपराध हो गया था। 2 पलों की गिल्ट हुई और फिर मैंने एक बार चुपके से उसके कदमों को देखा। नहीं, अब भी बराबर थे। मैंने गहरी सांस छोड़ी। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। वह भी आखिरकार थक चुकी थी। मैंने इतना सोचना भर था कि बरसात फिर तेज हो गई। मैंने ऊपर की ओर देखा। मोटी मोटी बूंदों नजरें नीची कर ली। हम दोनों बचते बचाते कभी किनारों से, कभी सीढ़ियों से, तो कभी फुटपाथ से चलते रहे। अब हम जहां पहुंचे थे वहां संपूर्ण मार्ग पानी से भरा हुआ था। पानी बह रहा था, लेकिन बहाव सामान्य था। सड़क के दोनों किनारों पर अनेक गाड़ियां डूबी हुई खड़ी थीं। रात के अंधेरे के कारण वातावरण बड़ा डरावना प्रतीत हो रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत ने जवाब देना शुरू कर दिया। मेरा सिर अब भी घूम रहा था। कमजोरी हो रही थी। सड़क पर कमर तक पानी में चलना घातक था। मुंबई की सड़कों का कोई भरोसा नहीं है। पता चला आगे जाकर किसी नाले में डूब डाब जाए। लेकिन हमें सड़क पार करनी ही थी। यहां वहां नजरें दौड़ाईं। सड़क के किनारे लगे हुए कुछ पेड़ झुके हुए थे। ये पेड़, जिनका मुझे आज तक नाम से बड़े धोखेबाज होते हैं। आंधी बारिश आते ही मजबूत दिखाई देने वाले ये पेड़ ही सबसे पहले गिरते हैं। ऐसे कमजोर पेड़ सड़क के किनारे लगाते ही क्यों हैं? खैर, मुझे एक लाठी चाहिए थी, तो मैं पानी को धकेलते हुए पेड़ की झुकी डाल की ओर बढ़ा। लंबी सी 4-5 फीट की टहनी देखकर उसे ताकत से खींचा। जैसा कि मैंने कहा था, ये पेड़ जितने मजबूत दिखाई देते हैं उतने होते नहीं। टहनी एक झटके में टूट गई और मैं कमर भर पानी में जा गिरा। चारों ओर मटमैला पानी नजर आने लगा। नाक, मुंह और गले में पानी भर गया, लेकिन एक ही क्षण में मैं पानी से बाहर आ गया। नाक मुंह में पानी जाने के कारण बुरी तरह खांसी आने लगी। सोनल ने मेरी पीठ जोर जोर से थपथपाई। मैंने खुद को संयत किया। हमें आगे बढ़ना आसान है जो जीवित बचे हैं। वैसे वो लोग खुद ही अपने अपने में व्यस्त थे। उनकी दिशा हमारी दिशा से अलग थी। शायद उनका गंतव्य कहीं और था और हमारा कहीं और। बरसात हल्की हल्की हो रही थी, तो कोई भी रुकना नहीं चाहता था। इससे पहले कि बरसात पुनः अपना रौद्र रूप दिखाए, सबको अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। यह बात और थी कि लोगों को अब पैदल ही चलना था। सब कुछ जहां का तहां थम सा गया था। हमें उनके साथ हो लेना चाहिए। सोनल ने कहा, हमें ठाणे पहुंचना है, जो सेंट्रल लाइन में अर्थात मध्य मुंबई में है, और वो वेस्टर्न लाइन वाले हैं। उनके साथ रहकर हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करो और चलते रहो। मैंने कहा, कमाल है, इतनी सीधी सी बात इसे समझ नहीं आ रही थी। चोट मुझे लगी थी और दिमाग ने इसके काम करना बंद कर दिया था। उसने कुछ नहीं कहा और यह शायद उसकी सहमति का प्रतीक था। लड़कियां आमतौर पर चुप नहीं रह सकती, वह भी तब जब ज्ञान झाड़ने का समय हो। खैर, यह मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि मैं इस समय बहस करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। सिर में दर्द हो रहा था और मुश्किल से अपने पैर टिकाए हुए थे। सिर अब भी चक्कर खा रहा था। मैंने अपने बालों को टटोला। अब तक खून रिस रहा था। यह खतरनाक स्थिति थी। यदि कमजोरी से मैं कहीं गिर गया तो कोई मदद भी नहीं मिल पाएगी। तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है, प्रीतम। उसने पहली बार मेरा नाम लिया। उसने फर्स्ट एड के लिए कहा, इसका मतलब उसने मेरी सही जगह पर पहुंच जाए। यूं पानी भरे इलाके में हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। बारिश फिर जोर पकड़ने वाली है। हम इस तरह घंटों से भीग रहे हैं
और ऐसे में रास्ता कब तक खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कमर भर पानी में निरंतर चलना खतरनाक है। आगे कई मोड़ ऐसे दिख रहे हैं जहां अलग अलग दिशाओं से पानी अपने पूरे बहाव में बह रहा है। हम उन मोड़ों को पार नहीं कर पाएंगे। मैं माहौल देखकर चिंतित हो गया। सबसे बड़ी समस्या अंधेरे को लेकर भी आ रही थी। कहीं भी बिजली नहीं थी। बीच बीच में कड़कती बिजली से जब चारों ओर फैला हुआ पानी दिखाई देता था तो वातावरण और भी भयानक दिखाई देता था। ऐसे माहौल में चलते रहना भी सुरक्षित नहीं था। हो न हो मुंबई पूरी तरह डूब चुकी है और ऐसा बस में रुकने में कोई समस्या नहीं थी। इस बार मैं खामोश था और उसने इसे मेरी सहमति मान ली और मेरे हाथ से टहनी लेकर आगे बढ़ी। उसने मेरी हथेली थाम ली। यह स्पर्श कुछ ऐसा था कि मुझे भीतर तक गुदगुदी सी महसूस हुई। आज तक कभी किसी लड़की ने इस तरह मेरा हाथ नहीं थामा था। किसी की हथेलियां इतनी नर्म कैसे हो सकती है। थोड़ी ही देर में हम बस के भीतर पहुंच चुके थे। हालांकि बस में भी पानी भरा हुआ था, लेकिन केवल फर्श तक। सीट तक पानी आया ही नहीं था, तो हम वहां आराम से बैठ सकते थे। बाहर थोड़ा तो उजाला था, लेकिन यहां एकदम घुप्पा अंधेरा था। मैं किसी प्रकार टटोलते हुए ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा। उसने अब भी मेरा हाथ थामा हुआ था। वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ सीट सिस्टम सतर्क हो गया होगा, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया होगा, राहत कार्य आरंभ हो चुके होंगे। यदि ऐसा है तो हमारा किसी ऐसी जगह रुकना ही अधिक समझदारी भरा फैसला होता जहां बरसात से बच सके। मैंने यही बात सोनल को भी समझाई। उसका चेहरा उदास हो गया। यानी हम घर नहीं पहुंच पाएंगे? तुम्हें लगता है तुम ऐसी हालत में घर तक पहुंच पाओगी? कहां से और कैसे जाओगी यह भी बता दो। चारों ओर अंधेरा है, पानी बह रहा है, बरसात शुरू है, सब यातायात बंद है। ऐसे में जब 1 किलोमीटर का फासला भी माउंट एवरेस्ट फतेह करने से कम नहीं लग रहा है, हम भला 25 से 30 किलोमीटर कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा तो उसने फिर चुप्पी साध ली, जिसका मतलब था वह फिर सहमत थी। अब मेरा सिर चकराने लगा था। पानी में लगातार चलते रहने के कारण थकान भी हावी हो रही थी। आज लंच का भी समय नहीं मिला था। पेट भी खाली था, तो रही सही ऊर्जा भी खत्म होने लगी थी। अधिक देर तक ऐसे नहीं चल पाऊंगा, यह स्पष्ट था। सुनो, बोलो, तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है। हमें आसपास कहीं ठहरने की जगह खोजनी चाहिए जहां माहौल ठीक होने तक हम सुरक्षित रह सके। और मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक स्कूल बस दिखाई दे रही है जो शायद बंद पड़ी है। हमें वहां चलना चाहिए। फिलहाल उसमें रुकना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा। इस बरसात और माहौल में रुकना भी सुरक्षित नहीं था तो आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इसलिए जब तक स्थिति सामान्य की चीजें मिल सकती हैं। मैंने कहा, मुझे दरअसल फर्स्ट एड किट की तलाश थी। स्कूल बस होने के कारण इसमें फर्स्ट एड किट के होने के चांसेस थे और मेरा अनुमान सही निकला। फर्स्ट एड बॉक्स मिल ही गया। लेकिन फिर टटोला तो सीट के नीचे एक टॉर्च भी मिल गई। यह बढ़िया बात हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में एक टॉर्च का होना वाकई बेहद राहत वाली बात थी। वैसे संयोग अच्छा ही था जो बस का दरवाजा खुला हुआ मिल गया था। शायद बस खराब होने की वजह से और बरसात के कारण हड़बड़ी में खाली करवाई गई हो, जिस वजह काफी कुछ छूट गया होगा। मैंने टॉर्च चमकाई। रोशनी सीधे सोनल के चेहरे पर केंद्रित हुई। उसकी आंखें चुंधिया गईं और मैं हतप्रभ रह गया। उफ, इतनी खूबसूरत! मैं अगर कोई बढ़िया शायर हो, कविताओं में दिलचस्पी होती तो उसकी सुंदरता पर एक पूरी किताब लिख सकता था। लेकिन मैं था एक कारपोरेट जॉब वाला बंदा, हद बोरिंग आदमी। मैं उन शब्दों से अनजान था जिससे किसी की खूबसूरती की तारीफ की जा सके।
फिल्मों में हीरो हीरोइन के पहली बार मिलने वाले दृश्य जैसा ही माहौल था वह। टॉर्च की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई थीं और उसके रूप से मेरी अंतरात्मा तक चुंधिया गई थी। अंतरात्मा? रियली? मतलब ये शब्द यहाँ किसी हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं न शायर हूं, न ही कवि, और न ही मैंने साहित्य को खोटा हुआ है। साहित्य के नाम पर बस प्रेमचंद जी का थोड़ा बहुत पढ़ा है, वह भी प्राथमिक शिक्षा के दौरान किताबों अब प्रेमचंद जी की कहानियों वाला बैठता था, तो याद करके कोई फायदा ही नहीं था। यह जरूर निश्चय कर लिया कि यहां से जाने के बाद ढेर सारी कविताएं पढ़ूंगा, साहित्य में व्यस्त हो जाऊंगा, ताकि अगली बार वर्णन करते समय मेरे पास शब्दों की कमी न रहे। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ हाथों में हाथ डाले चल रही थी, यह किसी सपने जैसा था। फिर मुझे अचानक ही उन 3 बदमाशों का हश्र याद आ गया। क्यों याद आया पता नहीं, लेकिन ऐसी चीजें अच्छे समय पर याद आकर अच्छे समय की बैंड बजा देती हैं। अरे अब बंद भी करो टॉर्च, हटाओ मेरे चेहरे से। उसकी आवाज से मेरी बेहोशी टूटी। मैं उसके पास पहुंचा। वह एक सीट पर बैठ चुकी थी। उसके पास बैठने में संकोच हो रहा था, तो मैं बगल वाली सीट की ओर बढ़ गया। बैठ जाओ यहीं पर, उसने धीमे से कहा। मैं चुपचाप उसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। मेडिकल किट मिला? हाँ, कहकर मैंने उसे बक्सा दिखाया। उसने टटोल कर देखा। टॉर्च भी दो, कहकर उसने बिना मेरी बात सुने ही टॉर्च पर कब्जा कर लिया। उसने टॉर्च का बटन दबाकर उसे बस की सीट में मध्य फंसा दिया। अब उजाला था, हम एक दूसरे को स्पष्ट देख सकते थे। उसने मेरी ओर देखा और एकदम खामोश हो गई। एकटक मुझे देखती रही। उसे कुछ कहते न बना। फिर मुझे समझ में आया कि यह मेरी खूबसूरती के कारण नहीं हुआ है। मेरे सूजे हुए गाल और होंठ किसी गुब्बारे की भांति दिख रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। उसने फर्स्ट एड किट निकाला और मुझे घूमने को कहा। मैं सकुचाते हुए मध्यम रोशनी में ही उसने मेरे सिर की मरहम पट्टी कर दी। चेहरे पर भी 2-4 जगहों पर बैंडेज लगा दिए। अब थोड़ी राहत रहेगी, घाव खुला नहीं रहेगा और खून भी नहीं बहेगा। वह मुस्कुराई। भाई, उसका मुस्कुराना भी बड़ा ही गजब था। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से खुद को तारीफ करने में असमर्थ पा रहा था, और इस बात पर वाकई में अब खीज होने लगी थी, मानो पूरी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई ही व्यर्थ हो गई थी। मैंने टॉर्च वापस ली और बस का मुआयना करने लगा। इधर उधर देखने के बाद एक सीट पर 2 स्कूल बैग पड़े हुए दिखाई दिए। मैंने उन बैगों को अपने कब्जे में लिया। सोनल देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। वह अपनी खूबसूरत सी आंखें और बड़ी करके मुझे ही देख रही थी। स्ट्रेचेबल थी? नहीं, ये बकवास सी लाइन थी। बैग में मुझे मेरी इच्छित वस्तु मिल गई और मैं लगभग चीख पड़ा। फिर सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसमें से 2 लंच बॉक्स निकाले जो उन बैग वाले बच्चों का था। इसमें लंच बॉक्स है, भरा हुआ है, तो फिलहाल खाने का इंतजाम भी हो गया और पानी की बोतल भी है। मैं चहका। एक टिफिन में एक वेज सैंडविच, तो दूसरे में बिस्किट थे, वो वाले बिस्किट जिसमें काजू बादाम वगैरह भरे होते हैं। कुकीज कुकीज बोलते हैं जिसे मेरा मुंह उतर सा गया। तुम्हें क्या लगा था स्कूल के बच्चे क्या शाही थाली लेकर जाते हैं? छोटे बच्चे हैं वो, उनके टिफिन में यही सब मिलता है। इतना शुक्र मनाओ कि कम से कम ये तो मिला। सोनल ने टिफिन के भीतर मौजूद प्रत्येक वस्तु के बराबर कर दिए। उसकी बात भी सही थी। आमतौर पर इन चीजों को मैं पूछता भी नहीं था, लेकिन आज की परिस्थिति अलग थी। खाने को मिल गया, यह हमारी खुशकिस्मती थी। टिफिन समाप्त करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। बारिश पुनः अपने उफान पर थी। बस के भीतर से बाहर देखते हुए लग ही नहीं रहा था कि हम
मुख्य सड़क पर हैं। सड़क किसी गहरी नदी की भांति प्रतीत हो रही थी। काफी समय से चलते रहने और चोट खाने के बाद अब कहीं आराम मिला था। वाकई काफी सुकून मिला। टॉर्च अब मध्यम पड़ने लगी थी, जो कि बैटरी खत्म होने का इशारा था। हमें इसकी आगे भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि जब जरूरत हो तभी जलाया जाए। मैंने टॉर्च बंद कर दी। सोनल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जबकि मुझे पूरी उम्मीद वह भी अंधेरे से घबराती होगी और टॉर्च बंद करने से रोकेगी, लेकिन उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं इस विषय पर अधिक नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मुझे जवाब पता था। लड़की कुछ भी कर सकती है, उनकी क्षमता पर अविश्वास नहीं किया जा सकता था। मेरी पलकें भारी सी लग रही थी। मैंने अपना सिर सीट की गद्दी से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अब पूर्णतया खामोशी छा गई थी। केवल बरसात और बिजलियां कड़कने के स्वर सुनाई दे रहे थे। बस में घुप्प अंधेरा था। बात तक करने की ताकत नहीं बची थी। मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। मुझे ठंड लग चुकी थी और देखते ही देखते पूरा शरीर कांपने लगा था। यूं लग रहा था मानो मुझे किसी फ्रीजर में डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया हो। मेरी आंखें खुली। मैंने अपनी बगल की सीट की तरफ देखा, जहां सोनल किसी फ्रीजर में डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया हो। मेरी आंखें खुली। मैंने अपनी बगल की सीट की तरफ देखा, जहां सोनल बैठी थी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु इतना जरूर पता चल रहा था कि वह सीट अब खाली है। मैंने भारी होती अपनी पलकों को बड़ी मुश्किल से खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीट को टटोला। सोनल वाकई अपने स्थान पर नहीं थी। कहाँ गई? मैंने टॉर्च के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टॉर्च अपने स्थान से गायब थी।